कि जितना भी हमारी महिलाएं हैं बिहार में, जीविका के माध्यम से उनको रोजगार देंगे। सरकार का महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक योजना है। जो मान ली कि हमारी ममता दीदी थी, आशा दीदी थी, जीविका दीदी थी, सेविका थी, जिनका मानदेय कम था, उनको बढ़ाया गया। जिस बेटी ने अपने पिता को बचाया, उस बेटी को धक्का देकर निकाल रहे हैं कि हमारा एक वर्कर भी, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि एक वर्कर को भी मुख्यमंत्री बना सकती, कि हमारा एक वर्कर भी, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि एक वर्कर को भी मुख्यमंत्री बना सकती। दुनिया में हमारा नाम देश का जिस ऊंचाई से लिया जाता है, क्या नरेंद्र मोदी जी को पहले लिया जाता था? मुकदमा हम पर 3 मुकदमा हुआ, 3 मुकदमा, किडनैपिंग का मुकदमा हम पर, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हम पर, FIR कर देने से हम दोषी थोड़ी हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, बिहार जो आपकी अभी जीत हुई है गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, इसकी सबसे बड़ी एक वजह आप क्या मानते हैं? सुशासन, महिलाओं को सशक्तिकरण। और सर, विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं, खास तौर से प्रशांत किशोर जी, सर उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी ने उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था कुछ करोड़ों का, और जिसमें से नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 10,000 रुपये देने का जो वादा किया था, बोले 10,000 रुपये देके एक महिला का वोट खरीदा गया है। तो विपक्ष और साथ में राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। तो सर, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव वैसे ही जीता गया जैसे लाडली बहना मध्य प्रदेश में जीता गया था? नहीं, देखिए, अगर ऐसी बात रहती, आप समझ लीजिए, वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सरकार की एक स्कीम है, सरकार ने एक योजना बनाई, महिला रोजगार योजना। अगर ऐसी बात रहती तो आपको पता होना चाहिए कि चुनाव के बाद भी 10 लाख महिलाओं को 10,000 देने का काम किया गया है। और अभी नहीं, दिसंबर तक पहले से शेड्यूल बना हुआ है कि जितना भी हमारी महिलाएं हैं बिहार में, जीविका के माध्यम से उनको रोजगार देंगे। 10,000 दिया गया है रोजगार शुरुआत करने के लिए। अगर रोजगार को अगर बढ़ाएंगे तो उनको 2 लाख तक, अंतिम 2 लाख तक, यानी किसी को 50,000 दिया सकता है, जैसा उनको रोजगार रहेगा। अभी 10,000 को दिया गया। हम गाँव में घूम रहे थे, कुछ लोगों ने बकरी खरीदने का काम किया, कुछ लोगों ने बाछी खरीदने का काम किया। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये एक स्कीम सरकार की है। सरकार का महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक योजना है। ऐसा नहीं बोर्ड खरीदने की बात थी। अगर बोर्ड खरीदने की बात रहती तो दिसंबर तक उन लोगों को देना है। जिन महिलाओं को नहीं मिला है उनको देना है। तब तो काम खत्म हो गया, चुनाव तो हो गया, तो हम जीत भी गए थे। तो ये केवल, तो इस बात को जनता समझती थी, समझी है। अगर नहीं समझती तो उन लोग सुपड़ा साफ तो नहीं करते। सुपड़ा साफ हो गया, बात तो बड़े बड़े बोलते थे। अगर हमारी योजना, सरकार का योजना है, हम गरीब को लगा भाई कि गरीब हमारा गरीब प्रदेश है, हमारे लोग, हम लोग भी मुख्यमंत्री को कहा करते थे कि बहुत गांव में हम लोग जाते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी होती है बिजली के बिल के लेकर के, उसमें थोड़ा उस पर विचार कीजिए। तो आप समझ लीजिए, पूरे देश में 6 राज्यों में 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन उसके पीछे शर्त है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ शर्त नहीं है। शर्त क्या नहीं है? बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो फ्री है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होगा तो आपको 201 यूनिट को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, 126 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। तो देने काम किया। जो वहाँ हमारे वृद्धावस्था पेंशन था, दिव्यांग पेंशन था, 400 था, उनको 1100 देने का काम किया। ये सरकार की योजना है। क्योंकि सरकार एक कलंकारी सरकार होती है, सबको आगे बढ़ाने का काम करना उनका दायित्व है। उस योजना के तहत ऐसा नहीं कि चुनाव में किया गया, चुनाव को पहले से चल रही है। जो मान ली कि हमारी ममता दीदी थी, आशा दीदी थी, जीविका दीदी थी, सेविका थी, जिनका मानदेय कम था, उनको बढ़ाया गया। शिक्षकों को भी मानदेय बढ़ाया गया। जिस तरह से मान लिया कि 8वां वेतन लागू हो रहा कर्मचारियों के लिए, ये तो प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। इसको आप अगर प्रलोभन की बात करते हैं, बहुत तरह के हंगामा किए, SIR के मुद्दे पर सवाल खड़ा किए, कितना हंगामा किए, पद यात्रा किए। लेकिन आप बता दीजिए कि बिहार में मान ली 65 लाख मतदाता कटे, एक भी मतदाता सामने आया क्या? एक भी मतदाता ने केस किया क्या? हम लोग मतदान केंद्र पर थे, आप लोग भी मीडिया के माध्यम
से लोग जाते होंगे, कोई मतदाता ने कहा कि हमारा मत काटा गया? अरे भाई, कोई मृत थे, कोई नहीं थे, कोई बाहर में उनका वोटर लिस्ट में नाम था, तो वैसे लोगों को नाम काटा गया, तो इसमें आपत्ति किस बात की होगी? एक भी, जहां 65 लाख की बात करते हैं, लेकिन एक भी मतदाता ये नहीं कहा कि हमको मत को काटा गया है, हमको मतदान देने से वंचित किया गया। तो आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं? इन लोगों का योजना रहता है कि हम घुसपैठियों को ला करके उसके बहाने हम सत्ता पर काबिज करें। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है और जिसका नतीजा हुआ आज की विपक्षी को सुपड़ा साफ हो गया। अब प्रशांत जी कहाँ हैं जो किंग मेकर बनते थे, प्रधानमंत्री हम ही बनाते हैं, तो मुख्यमंत्री हम ही बनाते हैं, जनता सब देखती है। सर, प्रशांत किशोर का एक चांद था लोगों में, क्योंकि आपने ये बताया कि उनके ये दावे होते थे और वो चुनाव को समझने का, जो कैंपेन करने का उनका वो था, तो उनका काफ़ी जीत प्रतिशत भी था एक समय से, तो लोगों में काफ़ी पॉपुलर थे। अब जब बिहार की राजनीति में जब वो उतरे तो लोगों को लगा कि ये तो बदलाव की बयार लेके आएंगे। चैनलों ने, मीडिया ने उसी हिसाब से उन्होंने कैंपेन भी किए बिहार में, हर एक जगह गांव-गांव जाके और वो सब चीज़ें। लेकिन सर, चुनावी विश्लेषक कहते थे कि ये कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये बिहार के जातिगत समीकरणों की जटिलता तोड़ नहीं पाएंगे। तो सर, आप मानते हैं कि बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जो क्योंकि संगठन के स्तर पे आपने भी काफ़ी काम किया है सर बिहार में, तो सर ये जो जातिगत समीकरण है, इसीलिए बीजेपी वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने नहीं उतरती, क्योंकि इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है वो, जो वहाँ का ये जातिगत इक्वेशन है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि बीजेपी वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने से डरती है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, जातीय एक है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, जात तो है ही, लेकिन जात अब टूटी है। अगर जात नहीं टूटती तो आज समाज के बहुत कमजोर तबका के लोग, जिनका आबादी उस कंचन से 5,000 है, कहीं 10,000 है, वैसे लोग भी हमारे एनडीए जीत कर आए। जातीयता टूटा ही है। अब लोग विकास, लाइन ऑर्डर, ये लोग देखा है कि 2005 के पहले क्या था बिहार में। लोग 5 बजे घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो वहाँ मरीज नहीं, वहाँ कुत्ता मिलते थे, बिजली नहीं थी, बिजली के तार पर गांव के लोग गेंदरा बिछाते थे, कंबल बिछाते थे, कपड़ा धोते थे। लेकिन वही बिहार आज 5 घंटा में पूरे बिहार में कहीं इच्छा हो, आज मेरीन ड्राइव का नाम लेते थे लोग कि बम्बई में मेरीन ड्राइव है। आप पटना का मेरीन ड्राइव को देख लीजिए, बॉम्बे का मेरीन ड्राइव फेल कर गया है। आज वहाँ शाम में हजारों हजार की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं। कैसा परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। जो पंचायत में आरक्षण होने के कारण सामाजिक परिवर्तन हुआ है। पहले वहाँ एमसीसी, सनलाइट, विभिन्न तरह के जो संगठन थे, आज सब समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हुए? जो समाज का वंचित लोग, जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनको लोग मुक्त बनाते थे, वो सारे लोग राजनीति के मुख्य धारा में आ गए। उसके लाने के पीछे नीतीश कुमार जी का इंजीनियरिंग था, एनडीए का इंजीनियरिंग था। आज सब समाज को समझते हैं कि यहाँ एनडीए और बीजेपी के नेतृत्व में हम सुरक्षित है और बिहार और देश बढ़ रहा है। और खासकर अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार से और बिहार का तरक्की हो रहा है, देश का तरक्की हो रहा है। इसलिए आप लोग उसे पुनः लालटेन युग में जाना नहीं चाहते हैं। अब एलईडी का जमाना आ गया है, हर गांव में बिजली है, हर घर में फ्रिज है, हर घर में गांव तक एसी है। इसलिए अब उसको छोड़ करके लोग, अब तो लोग गांव में जा रहते हैं। बहुत लोग, सब लोग पहले के लोग, 90 के दशक के लोग गांव छोड़ करके पलायन कर गए थे शहर में। अब लोग शहर के लोग गांव में जाना चाहते हैं, चूंकि उनको बिजली भी मिल गई, सड़क भी मिल गई। अब तो शहर में आए थे, 1 कट्ठा जमीन ली है तो रहते होंगे। अब गांव में उनका बिघा बड़ा हाथा वाला घर है, चूंकि सुविधा नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो वैसे लोग भी आज गांव में रहने के लिए जा रहे हैं। गांव भी गांव, और हमारा यही कंसेप्ट भी है, गांव भी शहर बने, गांव में भी वैसी सुविधा मिले जो शहर में, शहरों में आज मिल भी रहा है। आप गांव में जाएंगे, चौक चौराहा चट्टी पर जो शहरों में सुविधाएं हैं, वो गांव में भी मिल रहा है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है
आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ, चलाते तो हैं। जी सर, इंस्टाग्राम में एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, बड़े पॉपुलर एक कैरेक्टर हैं, तेजू भैया। क्या आप समझ गए तेजू भैया से मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? जी सर। तो सर ये तेजू भैया हैं, तो सर बिहार की राजनीति और आप सर उन्हें कितना सीरियस लेते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है वो जो भी है वो पारिवारिक मामला है उन लोगों का जी, उसमें हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बड़े भाई हैं जी, तो उनको भी परिवार में कदर मिलना चाहिए था। अब पता नहीं किसके दबाव में, किसके वजह से वो किसको जयचंद भी बोलते हैं, कौन सा जयचंद उनके घर में घुस गया है। तो इस पर हम तो चाहेंगे, लालू प्रसाद जी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन रहे हैं, इस सब मामला को देखना चाहिए। और वो बड़े भाई हैं, परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए उनको। लेकिन जो उनका पारिवारिक मामला है उसको विशेष करना चाहेंगे। उनका सर पारिवारिक मामला एक और भी है, वो उनकी बेटी से रिलेटेड है, लालू यादव की बेटी से रिलेटेड। उनने भी आरोप लगाया कि उन पे उनको मतलब मारा गया, पीटा गया घर पे, और ये करने वाले तेजस्वी यादव थे और उनको निकाला गया। तो सर रोनिया चर्चा के बारे में बहुत गलत बात है, ये हमारे देश का संस्कृति नहीं रहा है। हमारे देश में बहन के भाई को दोनों को बराबर का दर्जा है। जिस बहन ने अपने पिता को बचाया हो, वैसा बहन को जिस घर के लोग उपेक्षित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उसका परिणाम मिल गया। ईश्वर तो देखने वाला है ना, उसका उनका हाथ तो पड़ गया उनको, वैसे ही कहा आ पड़ा है उनको, जनता को तो है ही, वैसे घर के परिवार के लोगों को भी आ पड़ा है कि जिस बेटी ने अपने पिता को बचाया उस बेटी को धक्का देकर निकाल रहे हैं। ये बिहार है, देश का हमारा संस्कृति नहीं रहा है। देश का हमारा संस्कृति है भाई बहन में जो प्रेम का जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ता को भी उन्होंने कलंकित करने का काम किया। सर आपको क्या लगता है कि इन सब के जिम्मेदार लालू यादव होंगे या फिर इन सब के जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं जो पारिवारिक फूट या गले का कारण बन रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार कौन है इसमें तो हम चिन्ह नहीं कर सकते, लेकिन लालू प्रसाद जी को इस पर गौर करना चाहिए। वो जो है धीरराज की तरह जो बैठे हुए हैं, उनको बैठे नहीं रहना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अब परिवार को कम से कम एक करना चाहिए, बिहार के तो एक तो नहीं कर सके, ये कम से परिवार को तो एक कर दें। हमारी भी शुभकामना है कि परिवार एक रहे, परिवार टूटे नहीं, उनका परिवार बर्बाद नहीं हो। किसी का घर बर्बाद होता है तो ठीक नहीं है, परिवार तो कम से कम एक रहे, इसमें लालू प्रसाद जी को बात करना चाहिए। सर एक सवाल और था, अभी प्रशांत किशोर ने जैसे ही मंत्रिमंडल बना था, उन्होंने कहा कि इसमें सभी अपराधी, सभी भ्रष्ट मंत्री बना के पूरा मंत्रिमंडल का जो भी हुआ अभी प्रभार दिया गया, उसमें सब अपराधी भरे हुए हैं, भ्रष्ट नेता भरे हुए हैं। सर उस पर आपका क्या कहना है? कौन है अपराधी उसमें? एक सारे यंग लोगों को बनाया गया, नए लोगों को बनाया, वो एक भी मंत्री नहीं है जिन पर अपराधी छवि हो। अपराधी वाला छवि वाला तो उनके पास रहता था, तस्लीमुद्दीन उनके पास थे, साबुद्दीन उनके पास थे। हमारे पास वैसे लोग नहीं है। हमारे पास जितने भी लोग बने हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं और जिनका इतिहास अच्छा रहा है समाज में, वैसे लोग मंत्रिमंडल में। कौन अपराधी है बता दे? एक आधा आदमी का अपराधी होते। अगर किसी को मुकदमा हो जाए तो इशारा आपका है, तो मैं भी समझ रहा हूँ, मुकदमा हो, हम पर 3 मुकदमा हुआ था, 3 मुकदमा, किडनैपिंग का मुकदमा हम पर, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हम पर। FIR कर देने से हम दोषी थोड़ी हो जाते हैं। FIR करने के बाद जो प्रक्रियाएं होती है, सुपरविजन होता है, सुपरविजन के बाद उसका कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट का डिसाइड करता है, कोर्ट ने हमको वरी कर दिया या सुपरविजन में मेरा नाम हटा दिया तो दोषी हो गए। लोग दिखलाते हैं, ये बात क्यों नहीं दिखलाते हैं? FIR दिखला देते हैं कि अमुक आदमी इस में आरोपी हैं, लेकिन FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन FIR को अंतिम मान लेते हैं। अंतिम क्या हुआ? प्रतिफल। जिनके बारे में कुछ आरोप लगाते हैं, जो लगा रहे हैं, जिनको इशारा आपके भी है और हम भी समझ रहे हैं, तो उनको ही पता करना चाहिए कि FIR के बाद का भी क्या होता है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या है उनकी स्थिति है। FIR हो गया, उसके बाद सुपरविजन उनका नाम खत्म कर समाप्त कर दिया गया, तो दोषी कैसे हो गए? कैसे अपराधी हो गए?
अगर उनको सुपरविजन में हो जाता, कोर्ट में भी हो जाता, तब ना दोषी मानिएगा। एफआईआर का मतलब होता है, एफआईआर तो कोई भी व्यक्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, कोई भी व्यक्ति एफआईआर करता है और थानेदार को एफआईआर लेना है। क्योंकि एफआईआर के मतलब केस नहीं, एफआईआर के मतलब कोई दोषी नहीं होता। हम इन्फॉर्मेशन सूचित कर रहे हैं आपको कि हमारे साथ एक घटना घटी है, बाकी देखना पुलिस का काम। तो जो लोग चर्चा करते हैं ना अपराध के बारे में, जिनके बारे में, वो एफआईआर की चर्चा करते हैं। मैंने तो कहा हम तक किडनैपिंग का केस 8 व्यक्ति का है, 4 तो केस मुकदमा हम पर है, लेकिन एफआईआर के बाद वाली जो प्रक्रिया होती है उसको भी तो देखना चाहिए। कल हम भी मिनिस्टर बनते तो हमारा भी लोग कुछ कहा एक बात बोलता, लेकिन एफआईआर के बाद जो प्रक्रियाएं होती है, कोर्ट की प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, उसमें हमारी क्या स्थिति रही है उसको भी देखें, उसको भी दिखला है। हम लोग तो कहा था, बात उठी थी तो हम लोगों ने कहा था कि एफआईआर का जो कॉपी दिखलाते हैं, एफआईआर के बाद वाली जो प्रक्रियाएं होती है उसको तो दिखलाएं, किस कोर्ट में लंबित है उसको भी दिखलाएं, तो दिखाते नहीं है। इसलिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल स्वच्छ है, ईमानदार है, किसी पे कोई आरोप नहीं है, सभी अच्छे हैं, सभी विजन के साथ। अब विजन तो सरकार की होती है। सर विजन से याद आया, चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन को एक और विजन दे दिया पश्चिम बंगाल का। सर तो क्या तैयारी है? ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जी जो बैठती नहीं है, सब दिन काम करते रहती है, चुनाव हो या नहीं हो। प्रतिदिन, कल आज ही बैठक था, मैं दिल्ली चला, आज ही बैठक था, प्रतिदिन बैठक चलती रहती है। तो बंगाल में मेरा जो है बहुत अच्छी तैयारी है। और अभी इस बार ममता जी को तरेगन दिखाई दे देगा, इतना तय है। तरेगन सर? तरेगन दिखाई देगा, उनको खोजना पड़ेगा। अच्छा, तारा जैसे खोजना, कौन कंसेंसस में हम जीत सकेंगे, जी जी जी, ये देखना पड़ेगा उनको। अभी ये स्थिति आने वाला है। सर वहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा आप बताना चाहेंगे, कौन हो सकता है सर? चेहरा अभी तो नहीं कहेंगे, चेहरा कोई भी हो सकता है। हमारे पार्टी बीजेपी ऐसे संगठन है जी कि हमारा एक वर्कर भी, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि एक वर्कर को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। सर सौरभ गांगुली को बनाएंगे क्या? कहा तो दिया, एक वर्कर भी हमारा मुख्यमंत्री का अच्छा उम्मीदवार हो सकता है जी। बीजेपी ऐसी पार्टी है, और बाकी ऐसी पार्टी कोई नहीं है। आपने देखा होगा कई उदाहरण, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। सर बीजेपी पार्टी की ये चीज तो सर विपक्ष भी कहता है कि बीजेपी पार्टी चुनाव जीतने की मशीन है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में भी कहता है इस चीज को कि चुनाव जीतने की मशीन बन गई है, और उनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव। और उनका आरोप हमेशा ये रहता है कि संगठन के पास एक यूएसपी है, जाति का कार्ड खेल लो, धर्म का कार्ड खेल लो, और इस तरह का कुछ समीकरण बैठा लो और बस चुनाव जीतते जाना है। और इनको जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनसे अब लेना देना नहीं है, इनको चुनाव जीतना है सर। तो सर बीजेपी संगठन के बारे में ये काफ़ी एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि इनके पास काफ़ी मतलब रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, पैसे हैं, लोग हैं संगठन में। तो बोले इनको हराना इसलिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, आप कितना भी मतलब आप कितने भी मुद्दे उठाओ, कितने भी मुद्दे लेके जाओ। तो सर इस चीज़ को आप कितना रेलेवेंट मानते हैं, आप कितना मतलब वो मानते हैं? आखिर इतना लोग जुटे कैसे? जी कहीं न कहीं अच्छे का अच्छा होगी तब ना। जी। संगठन में इतने सारे लोग आ गए, संसाधन भी आ गई, कहाँ से आ गई? लोग सहयोग करते हैं, ये तो देखने का चीज है कितना किसी को सहयोग किया। इतनी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं बीजेपी के साथ, हर गांव के लोग जुट रहे हैं, हर तबका के लोग जुट रहे हैं, हर जाति समाज के लोग जुट रहे हैं। तो आज देश में आज अर्थव्यवस्था क्या स्थिति थी देश का, आज चौथा स्थिति में हम आ गए जी, बिना काम के आ गए। खाली बोलने से तो जनता नहीं लग रही, जनता समझ रही सारे बात को। वो लोग केवल बोलते हैं, हम करते हैं। वो लोग केवल बोलना है, आखिर यहाँ हमने काम नहीं किया। दुनिया का आज देख लीजिए, दुनिया में हमारा नाम देश का जिस ऊंचाई से लिया जाता है, क्या नरेंद्र मोदी जी को पहले लिया जाता था? पिछलागू थे, हमारे खिलाफ ट्रंप ने भी चाहा, जुर्माना लगाया, लेकिन हम माने क्या? हमारा अपना उसूल को माने? हमने समझौता किया क्या? हमारा दोस्त रसिया है, छोड़ दिया क्या? आज भी उनके साथ हैं।
तो इस देश को इतना मजबूत बना दिए हैं। और हमारा संकल्प है हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 में हम विकसित देश बनाएंगे, दुनिया के सुपर मैन बनेंगे। देश उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और बिहार उसी दिशा में आगे बढ़ करके देश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि राज बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हमारा संकल्प है 2047 में विकसित देश का संकल्प। उस संकल्प के लिए पूरे देश की जनता भी तैयार है और उस दिशा में काम भी कर रही है। सर, आपके माध्यम से हमारा चैनल बिहार के लोगों से जुड़ पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर हम जो बिहार का इम्प्रेशन देखते हैं देश में कि सर बिहार, एक तो सर ये पलायन, बिहारी लोग हर जगह हैं, और सर उनकी भाषाओं से प्यार हम लोगों का, जनरली उनको हम सुनते हैं मिथिला भाषा, भोजपुरी भाषा। तो सर बिहार का एक इम्प्रेशन ऐसा होता है और दूसरा इम्प्रेशन होता है सर ये कि जो भोजपुरी भाषा सुनने में बहुत मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है भोजपुरी भाषा, लेकिन सर उसमें एक बिहार की पहचान भी भोजपुरी भाषा से बहुत जुड़ी हुई है। लेकिन सर भोजपुरी भाषा में काफ़ी फूहड़ता, अश्लीलता ये जो परोसी जाती है, तो इससे बिहार की देश में जो जुड़ते हैं बिहार से लोग बाहर देश के, उनके मन में एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है सर। उस बात पे आपकी क्या राय है? हाँ, दो विषय आपने रखा। एक तो विषय रखा कि बिहारी लोग बहुत सभी जगह मिल जाते हैं, यानी पलायन है। पलायन नहीं है, बिहारी में इतना मेधा है कि आप देखे हो IAS IPS का रिजल्ट होता है जी, तो अधिकतम बिहार के लोग रहते हैं जी। आप अमेरिका में बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बिहार के लोग हैं जी। बिहार में मेधा, इसीलिए हर जगह इस देश में नहीं दूसरे कंट्री में मिल जाते हैं मेधा के बल पर। ऐसा नहीं है कि मजदूरी करने के लिए अमेरिका में पहुंच गए, कनाडा में पहुंच गए। उसमें इतनी मेधा है, उसे आवश्यकता है कनाडा को, अमेरिका को आवश्यकता है। और दूसरी बात आपने कहा भोजपुरी की पहचान बिहार में है, कुछ फुहारता आई है तो हमारी सरकार ने, आप देखे होंगे बिहार, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सोशल मीडिया में वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको एक बार हम चेतावनी देंगे, दूसरी बार कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ लीजिए किस दिशा में जा रही है। तो वो जो आपने इशारा किया फुहारता का, तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार गंभीर है और उस दिशा में भी कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत बिहार में बीजेपी संगठन के अति पिछड़ा वर्ग के संयोजक प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी। नमस्कार दोस्तों, जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।